आपकी बहुत दिनों से एक डिमांड रही है हसला की, सीसीएल को लेकर, चाइल्ड केयर लीव को। सीसीएल का जो मुद्दा है वो कर्मचारियों के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। उसमें सीसीएल हो गया, फॉरेन में जाने के लिए एनओसी होती है 1 मंथ। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होते हैं, और ये जो परसेप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। अक्सर हम एक धारणा का सामना करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। इस तरह की बातें आम चर्चा का विषय बनी होती है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, मीन्स उसमें की पढ़ाई प्रॉपर और सही तरीके से नहीं हो रही होती। ऐसी एक धारणा बन चुकी है, ऐसा एक परसेप्शन बन चुका है। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए, सरकारी स्कूलों के विषय पर बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है सुदीप राठी जी को, जो हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आज उनसे ही बात करेंगे कि ये धारणा क्या है और इनकी अलग अलग तरह की तमाम समस्याएं किस तरह से है। उन सभी पर करके एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। तो सुदीप राठी जी, आपका बहुत स्वागत है पत्रिका संवाद में। ये धारणा से ही बात शुरू करते हैं कि सरकारी स्कूलों के बारे में हमेशा धारणा बनी हुई होती है कि वहां पढ़ाई नहीं होती, जबकि समाज के कुछ लोग इस तरह की भी बातें करते हैं। जो प्रबुद्ध लोग होते हैं वो कहते हैं कि टीचर्स की कमी नहीं है, उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता, उनको तमाम अलग अलग तरह के कामों में उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती है और फिर क्लास खाली रह जाती है। इस तरह की भी धारणा चलती रहती है साथ साथ। तो इन दोनों में से क्या सही है वो आप बताइए। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होते हैं सर, और ये जो परसेप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है, और इसके अंदर जो है कोई बहुत सारे फैक्टर होते हैं। किसी को लगता है कि यह पढ़ाई नहीं होती, उसमें हो सकता है टीचर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है नॉन टीचिंग काम में, उस वजह से अगर वो डिस्टर्बेंस है तो हो सकता है। अदरवाइज टीचर अगर स्कूल में है तो बहुत अच्छे से पढ़ाता है। एक सर, आपकी बहुत दिनों से एक डिमांड रही है हसला की, सीसीएल को लेकर, चाइल्ड केयर लीव को। तो ये सीसीएल को लेकर क्या सरकार के साथ आपकी ओहो पोहो की स्थिति रहती है? प्रशासन के साथ आपके सामंजस्य ठीक नहीं बैठता? कहाँ कुछ कमी रह जाती है कि टीचर के साथ उनकी ट्यूनिंग सही नहीं बैठती? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, क्या मानना है इस बारे में सीसीएल के मामले में? देखो जी, सीसीएल का जो मुद्दा है वो कर्मचारियों के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। उसमें सीसीएल हो गया, फॉरेन में जाने के लिए एनओसी होती है 1 मंथ की, इसके लिए हो गया। और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं कि इसमें फाइल बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें अगर गवर्नमेंट प्रिंसिपल को ही पावर दे दे सीसीएल अप्रूव करने, सेंक्शन करने की और 1 मंथ की एनओसी की, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ह्यूमन रिसोर्सेज का मिसयूज भी बचेगा और ये काम शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। केवल कंसर्न टेबल पे ही काम रहना चाहिए। एक टीचर बैंक का मुद्दा आप लोगों के मुंह से मैंने कई बार सुना हुआ है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी सूचनाएं मिली कि टीचर्स बैंक होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की कमी होती है हरियाणा में। तो यदि किसी टीचर की ट्रांसफर हो जाती है तो दूसरे टीचर तुरंत अवेलेबल हो जाए। यदि कोई टीचर सीसीएल लेकर या एनओसी लेकर चला जाता है, वो छुट्टी लेकर चला जाता है 6 महीने की, 8 महीने की, 2 महीने की, तो उसके बदले में क्लास खाली ना रहे। क्लास हमेशा टीचर्स के द्वारा भरी रहनी चाहिए। तो ऐसे हालात में टीचर्स बैंक की भी आपकी डिमांड रही है, उसके बारे में भी आप बताइए प्लीज। जी, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। इसमें स्कूलों के अंदर लेक्चरर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो कई बार क्या होता है विदाउट पे चले जाते हैं अपने हायर स्टडी के लिए। कोई मेडिकल ग्राउंड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, 2 साल के लिए चले गए। बहुत सारे रिटायर भी हो जाते हैं, हर साल देखो हजारों रिटायर होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर रीजन होते हैं जिससे कि स्कूलों में टीचर का बहुत भारी कमी हो जाती है। तो जब तक कि ट्रांसफर ना हो या रेगुलर भर्ती ना हो, तो अपने हरियाणा गवर्नमेंट को भी एक टीचर बैंक बना लेना चाहिए, ताकि टाइम से जो बच्चों को हर सब्जेक्ट का टीचर हर समय अवेलेबल हो सके। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगा और स्कूलों का काम भी ठीक से होगा सर। एक जो टीचर कौशल निगम के माध्यम से भेजे जाते हैं, तो क्या वो टीचर ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कराते, या उनमें किसी तरह की कोई कमी रह जाती है, या उनको तनख्वाह कम मिलती है, या उनको बेनिफिट नहीं मिलते, सीसीएल नहीं मिलती, बाकी तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिलती? उनका क्या माजरा है? सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन भी है, समान काम के लिए समान वेतन। अब सरकार का पॉलिसी होती है, उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, किसी भी माध्यम से टीचर भेजे, लेकिन स्कूलों में टीचर होने चाहिए। वो रेगुलर भर्ती करे तो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन फिर भी जो भी टीचर किसी वजह से लगाते हैं तो सबको समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, चाहे HKRN से लगे, रेगुलर हो, किसी भी तरीके से सबको सैलरी समान मिलनी चाहिए, क्योंकि काम सब बराबर ही करते हैं। एसीपी का मसला मैंने बहुत देखा है, बार बार तमाम तरह के लोग एसीपी के मामले में बात करते हुए नजर आए। तो ये एसीपी का मामला क्या है, इस पर भी स्पष्ट कीजिए कि हसला की क्या स्थिति है और क्या मांग है। इसमें हजला की ये मांग है कि इस एसीपी में 8 साल के बाद एसीपी लगती है और फाइल बहुत लंबे कई टेबल पे घूमती है, यहाँ से स्कूल से भी हो जाती है, फिर डीओ, फिर डीएससी जाती है, डीएससी फिर वहाँ कहीं कहीं भेज देती है, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें एसीपी लगाने के लिए केवल 2 व्यक्ति जिम्मेवार होते हैं, एक तो इनिशिएटिंग ऑफिसर प्रिंसिपल होता है, एक एसओ होता है। तो हमारे इस असला की डिमांड है कि एसीपी को 2 टेबल पर रखा जाए, प्रिंसिपल को सेंसिंग करने की पावर दे दे, एसओ उसको वेरीफाई कर दे। तो जितनी शॉर्ट टेबल इसमें इन्वॉल्व होंगी उतना ही जल्दी ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, और इसके अंदर प्रिंसिपल को पावर दे दी जाएगी तो ये मुद्दा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा और एक नॉर्मल रूटीन का काम बन जाएगा। इसे तमाम तरह की पॉलिसी बनती है, मुझे लगता है कि सरकार स्तर पर जब पॉलिसी बनती रहती है तो शिक्षाविदों का या शिक्षक संगठनों का कोई औपचारिक पूर्वक उनकी राय नहीं ली जाती। तो शायद इस कारण से पॉलिसी जब बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, या पॉलिसी का जब प्रोसेस तैयार हो रहा होता है कि फाइल किस किस टेबल पर कहाँ कहाँ जाएगी, तो वहाँ शिक्षक संगठनों से राय नहीं ली जाती। इसलिए ये पॉलिसी या इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना लेंथी हो जाता है कि उसका टीचर्स को, एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। जब जरूरत होती है, जैसे मान लो किसी को जरूरत है एनओसी की, उसका बच्चा एब्रोड में पढ़ रहा है और वो एब्रोड जाना चाहता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो उसको जरूरत है, उसके बच्चे को आज जरूरत है, तो वो टीचर आज ही छुट्टी का हकदार है, तो वो एक एप्लीकेशन दे, उसकी छुट्टी सैंक्शन हो जानी चाहिए। यदि उसको प्रोसेसिंग में घूमते घूमते 2 महीने बाद एनओसी मिलती है, तो 2 महीने बाद ऑलरेडी वो जो विदेश में बच्चा पढ़ रहा है वो अपने आप ही उस परिस्थिति से लड़के वो परिस्थिति के अनुसार चीजें ढाल लेता है, फिर उसको अपनी मम्मी की, अपने पापा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी हालत में फिर 2 महीने बाद एनओसी हो भी जाती है, तो वो टीचर्स के किसी काम की नहीं होती। तो ये प्रोसेस जो होता है, इतना लेंथी जो होता है, घूम फिर के बार बार टेबल के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें आपके शिक्षक संगठनों के, जैसे हसला के या अन्य जो संगठन है, उनका कोई राय ली जाती है या नहीं, या पॉलिसी तैयार होकर आ जाती है, आपको बताया जाता है ये पॉलिसी है। गवर्नमेंट जो भी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है उसमें शिक्षक संगठनों का, चाहे उसमें प्राइमरी यूनियन के हो, हमारे एसोसिएशन के टीचर हो, KGT, या हमारे असला के प्रिंसिपल, तो मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को, ये थिंक टैंक है, बहुत बड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं, इनकी जो है थिंक टैंक का यूज करना चाहिए, और पॉलिसी बनाते समय संगठन के प्रतिनिधियों को इन्वाइट करें, डिस्कशन करें, ताकि अच्छी पॉलिसी बने और बाद में पॉलिसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, पॉलिसी के ऊपर कोई केस ना बने और उसके ऊपर कोई आंदोलन ना हो। इस तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है। और हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई आपने जो कर्मचारी होते हैं और सरकार, पिता पुत्र का संबंध होता है, तो उनको विश्वास में ले, उनको यूज करे और अच्छी पॉलिसी बनाए ताकि चीज़ों का समाधान हो सके। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार छुट्टी अनाउंस कर देती है, जैसे गर्मियों की छुट्टी की बात कर लें, और सरकार उस तरह से या प्रशासन उस तरह से अनाउंस कर देता है कि अब आपकी फला फला जगह वर्कशॉप होगी, फला फला जगह सेमिनार होगी, या आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, तो आपकी जो टीचर्स की छुट्टी है, जो अधिकार है उसका, वो छुट्टी भी उसकी ऐसे ही चली जाती है, ट्रेनिंग के दौरान, वेबिनार के दौरान, सेमिनार के दौरान, पता ना अलग अलग तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये छुट्टियों के बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? सर ऐसा है कि अब ये जो 21st सेंचुरी है, स्किल की एजुकेशन बेस्ड है, तो CBSE के स्कूलों में भी और हरियाणा के स्कूलों में गवर्नमेंट स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग कराती है, तो वो टीचरों के भविष्य के लिए भी अच्छा होता है। और लेकिन हमारा ये असला का भी डिमांड रहती है कि आप जो है इसको वर्किंग टाइम में कराएं, ताकि एक छुट्टी का जो समय होता है, शिक्षक को अपने समाज में भी देना होता है, परिवार में भी देना होता है, उनके व्यक्तिगत लाइफ भी होती है, वो डिस्टर्ब ना। सुदीप जी, ट्रांसफर को लेकर बड़ी चर्चा होती रहती है टीचर्स कम्युनिटी के बीच कि ट्रांसफर हो नहीं पाते।
कई बार ट्रांसफर को लेकर मानसिक रूप से इतना दबाव रहता है टीचर्स में भी और बच्चों में भी, वो सही प्रकार स्टडी नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर्स को ऐसा लग रहा होता है कि अब मैं ट्रांसफर होकर चला जाऊंगा दूसरी जगह। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये टीचर चला जाएगा, हमारे पास दूसरा टीचर आएगा। कई बार उपभोग स्थिति ये भी रहती है, बच्चे ये भी सोचते हैं कि टीचर्स ये ट्रांसफर हो गया, दूसरा पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ऐसे हालात भी बन जाते हैं कई बार। तो टीचर्स में इस बारे में क्या आप हसला की क्या मांग रही है कि ट्रांसफर पोर्टल खुले या बिना ट्रांसफर पोर्टल खुले ही ट्रांसफर जर्नल हो जाए? हसला का इस बारे में स्थिति क्या रही है वो स्पष्ट किया। हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी 2016 में एक पॉलिसी लेके आए थे ऑनलाइन ट्रांसफर, और पॉलिसी का कर्मचारियों ने भी स्वागत किया था। और पहली बार 2016 के अंदर ट्रांसफर हो गए, उसमें बहुत अच्छे ट्रांसफर थे और 90% लोग उसमें खुश भी थे। अब ये पॉलिसी तो अच्छी थी, लेकिन इसका समय पर लागू ना होने की वजह से, टाइम बाउंड ना होने से इसमें बहुत खामियां आ चुकी हैं और पॉलिसी में भी काफ़ी ट्रांसफर हो चुके हैं। अब हसला सरकार से यही मांग करती है कि भी जो ट्रांसफर है ये टाइम से करने चाहिए, टाइम बाउंड करने चाहिए, ताकि शिक्षक भी परेशान ना हो और बच्चे भी परेशान ना हो। दूसरा, बहुत सारे एम्प्लॉय को मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को ऑपरेशन कराना है, तो ये जो इस तरह के इमरजेंसी केस हैं उनको सरकार कमेटी द्वारा भी, जब तक ऑनलाइन ट्रांसफर ना होता है तो उनका कमेटी के द्वारा भी करने का प्रोविजन होना चाहिए। सर, कमेटी तो बनाई हुई है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 लोगों की कमेटी बनाई हुई है, 3 ऑफिसर्स की कमेटी। क्या वो कमेटी सही समय पर रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर देती है? और सही समय पर प्रस्तुत कर देती है तो क्या आगे डीएससी और सीएम ऑफिस उस पर जल्दी से एक्शन ले लेते हैं ताकि टीचर्स के ऊपर मानसिक दबाव ना बढ़े? 2021 में शायद कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें डीसी साहब और सीएमओ और डीओ होते थे। उसमें किसी की भी कोई इमरजेंसी है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी के पास अपनी फाइल लगा सकते हैं और वो फाइल अप्रूव करके फिर वो सीएमओ भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल होकर आती है सर। लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर इस तरह की कोई प्रोविजन है तो उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 3 डेज के अंदर 7 डेज में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कमेटी का महत्व है। अगर उसी में भी इतना टाइम लगेगा तो फिर फायदा नहीं। एक मेडिकल फैसिलिटी के बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है, आप लोगों की सरकार के साथ असमंजस की स्थिति रही है। सरकार कैशलेस कार्ड नहीं बनाती या आई कार्ड नहीं बनाती, या इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई है कि मेडिकल फैसिलिटी सही तरीके से टीचर्स को मिल नहीं पाती? गवर्नमेंट ने अनाउंस, हरियाणा सरकार ने समय समय पर कहा भी है कि हम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन अभी तक दी नहीं सर। और हमारा असला जो है ये टीम मांग करती है कि भी सरकार हमारा एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट की तरफ से, डीएससी की तरफ से कोई आई कार्ड बना दे, वो कैशलेस फैसिलिटी उसमें इंक्लूड हो, फैमिली आईडी हमारा लिखा हो उसमें, सारी चीज़ें। और उससे आपको देख रहे हैं भी कोरोना के बाद से बहुत कॉम्प्लिकेशन आए हुए हैं लोगों के अंदर और अब बीमारियां भी इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो कैशलेस मेडिकल कार्ड की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब हम गवर्नमेंट इलाज भी कराते हैं एम्प्लॉय, तो फिर एक पेरेंट्स की भी कंडीशन लगाई हुई है वो कि भी इसमें अगर जिसके पेरेंट्स की 48,000 इनकम है उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जबकि वो पेरेंट्स की इनकम ना होके उनको सम्मान भत्ता मिलता है पेंशन का। तो वो भी चीज़ हम कर्मचारी मांग करते हैं भी सरकार को वो चीज़ कंडीशन हटाए और एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट होते हैं उसके पेरेंट्स, उनका भी कैशलेस फैसिलिटी के साथ उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि एक टीचर इसी बात को लेकर, सम्मान भत्ते को लेकर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उस टीचर के फेवर में फैसला किया। हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की। उसके फेवर में फैसला आया कि ये सम्मान भत्ता है ना कि इनकम। तो उसके बावजूद भी प्रशासन उसे इनकम ही मानता आ रहा है। कोर्ट ने कहा कि सम्मान भत्ता है, इनकम नहीं है, और सरकार कहती है नहीं इनकम है, सम्मान भत्ता नहीं है। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी है सर? इस विषय में हमारे जो असला स्टेट बॉडी है और हम अपने डीएससी में उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उसमें ये मुद्दा रखेंगे कि वे जो एम्प्लॉय हैं उनके पेरेंट्स के जो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको हटवाएंगे सर। आज सुदीप राठी जी, आपने तमाम तरह के प्रश्नों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया और तमाम मुद्दे आपने उठाए कि टीचर्स को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। यदि उन प्रॉब्लम को ठीक ठाक कर दिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों के चरित्र निर्माण बहुत अच्छे से हो पाएगा
और जैसा माननीय मोदी जी का सपना है कि विश्व गुरु हमें बनना है, तो टीचर उसमें एक सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। सुदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका संवाद में आने के लिए। सर आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आपने जो शिक्षा के मुद्दे उठाए हैं, इसके लिए मैं अपने हंसला परिवार की तरफ से, सभी शिक्षक संगठनों की तरफ से पत्रिका संवाद का मैं धन्यवाद करता हूँ।